पंजाब ऑपरेशन के बाद अब सभी की निगाहें राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर टिकी हैं, जो इसी तरह की समस्या और मुद्दों का सामना कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट चाहते हैं कि उनकी स्थिति बहाल हो, उन्हें राज्य में शीर्ष पद दिया जाए, और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव की मांग है कि रोटेशनल मुख्यमंत्री के फॉर्मूले का सम्मान किया जाए। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट खेमे को समायोजित करने का आलाकमान के फैसले से बचते रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अपनी ताकत दिखाने के लिए 50 से अधिक विधायकों को दिल्ली में लामबंद किया। लेकिन आने वाले दिनों में ये मांग और मुखर हो सकती है। उधर पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री मिला है, जिससे बीएसपी और अकाली दल के खेमे में खलबली मची हुई है। कांग्रेस पार्टी की अकेले दम पर सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है, और हर जगह कांग्रेस में अंदरूनी कलह है और किसी से छिपी नहीं है। वो पंजाब कांग्रेस में हुई फेरबदल से दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों का सियासी पारा भी गर्म हो चुका है। सूबे में अचानक से मुख्यमंत्री बदले जाने के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसका असर दिखने लगा है। हालांकि ये बात खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर मुख्यमंत्री पद चाहने वाले नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सोमवार की सुबह अचानक दिल्ली पहुंचे। हालांकि टीएस सिंहदेव ने इसे निजी दौरा बताया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएस सिंहदेव का ये दौरा सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए हुआ था। दरअसल पिछले महीने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सियासी घमासान मचा था। टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की कमान अब उनके हाथ में हो, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और वो तैयार ही नहीं है। प्रदेश कांग्रेस की यह कला दिल्ली तक जा पहुंची। दोनों नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान से कई बार मुलाकात की थी। सूत्रों की माने तो सोनिया और राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को स्थिति सामान्य रखने की नसीहत देते हुए भूपेश बघेल की अगुवाई में ही सत्ता चलाने की बात कही। उधर बात पंजाब की करें तो वहां पर बदलाव से राजस्थान में भी सचिन पायलट खेमे में उत्साह भर गया है, और एक बार फिर से यहां अशोक गहलोत को हटाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच जारी मतभेद 1 साल से भी ज्यादा समय उसको हो चुका है। हाईकमान के दखल के बाद दोनों नेताओं के खेमों के बीच सीज फायर जरूर हुआ, लेकिन अभी भी पायलट खेमे के विधायकों में कैबिनेट फेरबदल का वादा पूरा न किए जाने को लेकर नाराजगी बरकरार है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि राजस्थान में स्थिति पंजाब से अलग है, क्योंकि गहलोत की अभी भी पार्टी पर पकड़ है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी ही पार्टी के लोग सीएम पद पर नहीं देखना चाहते थे। वहीं पंजाब में मार्च 2022 में ही विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त बाकी है। वैसे पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सबसे ज्यादा खलबली बहुजन समाज पार्टी में मच गई है। चन्नी को सीएम बनाए जाने पर मायावती ने कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये केवल कांग्रेस का चुनावी हथकंडा है। उन्होंने दलित मतदाताओं से अपील की है कि वो कांग्रेस की ओर न जाएं। मायावती की ये अपील आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में अपने पैर जमाने के मद्देनजर है, क्योंकि इस चुनाव के जरिए वो पंजाब की राजनीति में बीएसपी का कद बढ़ाने की कवायद में जुटे हैं। पंजाब में बीएसपी अकाली दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 117 सीटों में से बीएसपी 20 सीटों पर, जबकि अकाली दल शेष 97 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो पंजाब में जिस तरीके से सियासी फेरबदल हुआ, इससे जो बाकी के राज्य हैं कांग्रेस शासित, उसमें भी खलबली बचना लाजमी था। दरअसल अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिरकार चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो या फिर बात कर ली जाए राजस्थान की, क्या वहां पर भी बदलाव हो सकता है? इसको लेकर लगातार चर्चाएं गर्म हैं। तो कई सवाल अब इसको लेकर उठने लगे हैं कि क्या जो नया दाव कांग्रेस ने खेला है वो कितना सही साबित होगा। आज लोकतंत्र में इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान, खास पैनल जो है मेरे साथ जुड़ चुका है, उनसे चर्चा हम करेंगे। परिचय सबका दे दूं, शकील अंसारी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है शकील जी आपका। रमन मलिक जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है रमन मलिक जी आपका। हमारे साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी की तरफ से जुड़े हैं, और राहुल लाल हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहले कांग्रेस से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे शकील अंसारी जी। पंजाब में जो दांव खेला है उससे सियासी
जो एक हड़कंप है वो तो आपने सभी राज्यों में मचा दिया है। दलित मुख्यमंत्री के तौर पर एक नेता को प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन बाकी के राज्यों को कैसे संभालेंगे? क्या वहां भी यही स्थिति, वहां भी यही आपको लग रहा है कि पूरा जो परिवेश है नजर आने वाला है? देखिए, चुनाव का पंजाब में अभी बहुत जल्द होने वाला है और वहां पे जो रणनीति है चुनाव के लिए वो हर पार्टियां अपनी अपनी गेम खेल रही हैं। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों की आस्था जो है कैप्टन साहब में कम हो गई थी, इसलिए उनको एक बड़ा मौका, 9.5 साल तक का उनको मौका मिला। अब आने वाले दिनों में एक नए लीडरशिप की आवश्यकता थी। बाकी लोग तो बातें दलित की, ओबीसी की करती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल कांग्रेस ही पार्टी ऐसी है जो ओबीसी और दलित की बात करती है। आप पंजाब का ही ले लीजिए। पंजाब में अब तक कोई दूसरे पार्टियों ने ना दलित को और ना ओबीसी का शीर्ष पदों पर बैठाला है। आप कांग्रेस को देखिए, ज्ञानी जैल सिंह ओबीसी नेता थे, उनको भी मुख्यमंत्री भी बनाया गया, राष्ट्रपति बने और वक्त याद आ जाती है ओबीसी कार्ड की और दलित वोट बैंक और आज दलित मुख्यमंत्री पहली बार पंजाब में बनाया गया। यानी ओबीसी और दलित दोनों पावर के जो शीर्ष पद है उसको कांग्रेस ने ही दिया, किसी और ने दिया नहीं। ठीक है। तो ये बात उनके लिए आप कह सकते हैं ना, जो वादा करते हैं, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं और उन्हें देते नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो दोनों शीर्ष पदों पर दोनों नेताओं को दिया है। ठीक है, चलिए रमन मलिक जी, जो पंजाब में कांग्रेस ने कदम उठाया, कहा जा रहा है कि बीजेपी से काफी सीख ली है। जैसे बीजेपी ने तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों को बदला और एकाएक चुनाव से पहले ये कदम उठाया गया, कहा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस में जो मुखर होकर सब अपनी आवाज उठा देते हैं, कोई नाराजगी होती है, बीजेपी में वो नहीं आता, लेकिन उसी के नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आ रही है। फायदा मिलने वाला है क्या? देखिए, चीजें हमारे को बड़ी स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए। बहुत संजीदा विषय है। मैं ये नहीं, इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि कैप्टन साहब और कांग्रेस के बीच में क्या बना और क्या नहीं बना। हाँ। जो उनको लगता था उन्होंने बोला, जो कैप्टन साहब को लगता था कैप्टन साहब ने बोला, जो सिद्धू साहब को लगता था सिद्धू साहब ने बोला। उस पे जाने की आवश्यकता हमारे को नहीं है। अपने अपने पक्ष कैप्टन साहब ने अपने मुंह से बोले, सिद्धू साहब ने अपने जो सलाहकार बिठाए हैं उनके मुंह से बुलवा जी। तो हम उस पे ना हैं। लेकिन मेरा किसी व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूँ, जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ इससे कुछ लोगों को बहुत आग मचेगी। एक तो जो व्यक्ति जिनको चूज करा है वो मीटू का उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। जब एमजे अकबर को हटाने के लिए पूरी कांग्रेस और इनका लुटियन जमात इकट्ठी हो गई थी, आज वो सबके मुंह में दही जम गई है। आज बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे। वो व्यक्ति जिसकी एक फोटो मैंने आज डाली है ट्विटर पे, एक बालिका के साथ पीछे गलत तरीके से हाथ लगा के कर रहे हैं, वो उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगा कांग्रेस आला कमान। उस व्यक्ति के ऊपर कुछ नहीं बोलेगा जो जबरदस्ती अपने घर के लिए नई सड़क बनवा ले पार्क में से। ये सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ। और उसके अलावा वो जो चवन्नी उछाल के निर्णय करने की पद्धति है, ये सारे विषय महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण विषय यूं है क्योंकि जो प्रदेश का मुखिया है वो किस प्रकार का व्यक्तित्व है। उसके अलावा मैंने आज एक और ट्वीट करके ये सीएमओ पंजाब से पूछा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर मुख्यालय ही बताएगा। ये जानना जरूरी है कि क्या चन्नी साहब एक रामगढ़िया सिख हैं, एक दलित हैं, या उन्होंने धर्म परिवर्तन करके ईसाइयत को कबूल कर चुके हैं। क्योंकि उनकी वाइफ का जब इंटरव्यू लिया आ रहा था तो उनके घर में क्राइस्ट का वो क्रॉस लगा हुआ था, साथ में जो एक वो नरूला और 2-3 और लोग हैं जो पंजाब में धर्मांतरण का धंधा करते हैं, उनके साथ अक्सर दिखे जाते हैं। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है पंजाब और सिक्की के लिए
और इसका जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। ठीक है, इस पर चलेंगे, चर्चा करेंगे। काफी गंभीर यहाँ पर विषय भी उठाए गए हैं। लेकिन राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं आप, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? पंजाब में जो कुछ भी होता है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है और इससे जो है बाकी की जो पार्टियां हैं उसमें उथल पुथल मच गई है। कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को और इसका क्या इम्पैक्ट बाकी के जो राज्य हैं उन पर पड़ने वाला है? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ये मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया पिछले कुछ महीने से कि भारतीय राजनीति में ये मुख्यमंत्री बदलने का मौसम हो चुका है। जिस तरह से बीजेपी ने पिछले कुछ समय में उत्तराखंड में लगातार अपने मुख्यमंत्री बदले, या फिर कर्नाटक में भी बदले, गुजरात में मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री सब कुछ बदल दिया, तो वो उसी शैली में कहीं न कहीं ये पूरा कांग्रेस का भी निर्णय दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस हम लोग इस प्रकार के निर्णय नहीं देखते थे जी। और वहां पे भी जो मीडिया में आजकल हम लोग देखते थे कि जो बीजेपी के संदर्भ में लगाया जाता था, वो सारे नाम जो लिए जाते थे वो नाम अंततः मुख्यमंत्री नहीं बनते थे। कुछ वही चीजें हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम कहीं पे भी नहीं था, लेकिन अचानक से नाम उन्हीं का आता है, वही बनते हैं। तो कहीं न कहीं ये पूरा स्टाइल तो बिल्कुल बीजेपी स्टाइल है ये, कि आप सीधे सीधे आप लेते हैं और आप निर्णय कर लेते हैं। क्योंकि कांग्रेस में हम लोगों ने देखा था कि काफी हल्ला हंगामा के बाद सिद्धू और कैप्टन साहब के बीच में जब लगातार दूरियां बनती जा रही थी, तब किसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक निर्णय लिया गया। तो निर्णय की गति इस रूप में नहीं होती थी। तो ये एक, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दलित वहां पे बनाया है, तो ये एक, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले घोषणा कर चुकी थी, भले ही राज्य में बहुत ज्यादा वो नहीं है वहां पे उपस्थित, उनकी ताकत वहां पे ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने दलित मुख्यमंत्री की बात की थी। यहाँ तक अगर हम लोग देखें कि अकाली दल और बीएसपी का पूरा गठबंधन ही था, और वहां पे भी दलित उप मुख्यमंत्री की बात हो रही थी, तो वो दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि वो दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसे में कांग्रेस ने सीधे सीधे दलित मुख्यमंत्री एक वहां पे देने का काम किया है। लेकिन इसमें सवाल इसमें ये भी उठता है, आपको नहीं तो करना, लेकिन हाँ सवाल इसमें ये भी उठता है कि अगर हम नेशनल लेवल पर देखते हैं तो भारत में लगभग 15% दलित है, उनके पास जो जमीनें हैं वो लगभग देश की जो है कि जमीनें 8.5% जमीन है यहाँ पे नेशनल लेवल पे दलितों को। लेकिन अगर यही चीज हम लोग ये आंकड़ा अगर पंजाब के संदर्भ में देखते हैं, तो वहाँ पे दलित 32% है, उनके पास भूमि केवल। राहुल जी, बड़ा सवाल है, राहुल जी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर जिस व्यक्ति को दलित प्रदर्शित करा जा रहा है वो वास्तव में आऊंगी मैं आपके पास, तो वो दलित कैसे हुआ? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी जी। राहुल जी लौटूंगी आपके पास, फिर से जरा जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ब्रजमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनसीपी की तरफ से। ब्रजमोहन जी, इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा कदम, और कहा जा रहा है कि बीजेपी के जिस तरीके से बीजेपी करती है उस तरीके से कांग्रेस ने करने की कोशिश की है, लेकिन कितना इम्पैक्ट बाकी के राज्यों में, क्योंकि अभी ये स्थिति राजस्थान में भी दिखने वाली है। हालांकि चुनाव वहां पर बेशक दूर है, लेकिन ये सारी स्थितियां, ये सब जो परिस्थितियां हैं वो दिखने वाली हैं बाकी के राज्यों में भी, और पहले से दिख भी रही हैं। उसके संकेत हमने कई बार देखे हैं। पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के आदरणीय महंत नरेंद्र जी के निधन पर अपनी राजनीतिक कांग्रेस पार्टी की ओर से और अपनी खुद की ओर से मैं संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये जो अभी पंजाब में जो परिवर्तन हुआ, उसके पहले हमको पीछे 6 महीने जाना पड़ेगा। देखिए कि उत्तराखंड में 2 बार परिवर्तन हुआ। जो मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी ने उनको हटाया, उसके बाद अब तीसरे मुख्यमंत्री 6 महीने में। इसके साथ ही साथ कर्नाटक में परिवर्तन हुआ और गुजरात का परिवर्तन तो बिल्कुल हाल का है। अगर उसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम पंजाब को भी देखते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि सारे राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो अभी अपनी अपनी पोजीशनिंग ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार में जो आज है उसके प्रति कहीं ना कहीं कोई ऐसी नाराजगी है जिसको लेकर उनके दल में कहीं ना कहीं कोई परिवर्तन की बात कर रही है या दल के नेता उनसे संतुष्ट नहीं है। उसके लिए हर हाईकमांड अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार का काम करता है। अब जहां तक मैं अगर पंजाब की बात करूं तो निश्चित रूप से पंजाब में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है, एक दलित चेहरे को सामने लाता है। की स्थिति क्या है? पंजाब से करीब 32% दलित मतदाता है। वहां पर अकाली दल ने बसपा के साथ
मिलकर इस बात की तैयारी की तो वहाँ पे एक मुख्यमंत्री दलित बनाएंगे, अकाली दल को सरकार सत्ता में आने का मौका मिलता है। तो आज कांग्रेस के लिए भी एक बेहतर स्थिति बनाने की जरूरत थी और ये रिस्क कांग्रेस के हाईकमांड ने दी है। उन्होंने एक दलित नौजवान व्यक्ति को, ठीक है, इसीलिए ये कदम उठाया गया है। इसीलिए कांग्रेस ने इतना बड़ा कदम उठाने की और इतना बड़ा जो कहा जा रहा है कि रिस्क लेने की जहमत उठाई है। एक बात और कहना चाह रहा था कि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति, उनके पिताजी रिक्शा चलाते थे और उनकी माताजी लोगों के घरों पे जाके काम करती थी। तो एक बहुत ही गरीब परिवार से निकल के एक व्यक्ति ने एक लंबी यात्रा की है और आज वो पंजाब जैसे राज्य मुख्यमंत्री के रूप में ठीक है, इस बात को वो कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज चुनावी हथकंडा है या इससे कुछ और सियासी मकसद साधने की कोशिश की जा रही है। बात आज कही जा रही है कांग्रेस के इस चुनावी दांव की, क्या असर इसका पड़ने वाला है। दलित मतदाताओं से इसको लेकर अपील भी की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से। हालांकि अब इस पर सियासी बयानबाजी हो रही है। मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी हथकंडा है कांग्रेस का और इससे कुछ भी साबित नहीं हो पाएगा। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। शकील अंसारी जी, चुनावी हथकंडा कहा जा रहा है यहाँ पर बीएसपी की तरफ से कि सिर्फ चुनावी वोटों को लुभाने के लिए, दलित वोट बैंक को जीतने के लिए पंजाब में ये सब किया जा रहा है। इसका मकसद दरअसल दलितों का उत्थान या फिर इस तरीके की मानसिकता है नहीं। देखिए, मायावती जी जो बोल रही हैं उनको जाहिर है कि उनका वोट बैंक खत्म हो रहा है तो उनको रिएक्ट करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। असल हम पूछते हैं, अगर दलित समुदाय को अपलिफ्टमेंट सियासी बुनियाद पर भी करना है तो घोषणा कर दे बादल परिवार कि हम दलित को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। घोषणा कर दे बीजेपी कि वो बनाएंगे। ये घोषणा भी नहीं कर सकते हैं, हमने तो बना दिया, इनपावर कर दिया। एक बात। अब दूसरी बात ये है, बीजेपी के नेता को कहिए कि जरा शांति रखें, ठीक है, एक एक उसके बाद वो बात करेंगे। हाँ। अभी ये कह रहे थे, घटिया बात ये करने को तैयार हो गए बीजेपी के नेता, मीटू की बात करते हैं। अरे भैया, आपके 1 दर्जन नेता मीटू का शिकार थे, उनका क्या हुआ ये आप बताइए। भाई ऐसे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, ये डिस्टर्बेंस मत कीजिए। आपके वक्त में बोलिए, आप बोल रहे थे। रमन मलिक जी सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी, आपके जो सवाल होंगे उसका जवाब लूंगी। नहीं तो हम ऐसे नहीं देते। ठीक है, एक एक करके रमन जी। गुजरात के अंदर एक महिला की जासूसी की गई। देखिए क्या हुआ, उसके बारे में बताएं ना। ये इस तरीके के पुरानी बयानबाजियों से पॉलिटिकल दलित समुदाय का अगर अपलिफ्टमेंट होता है, चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, तो इनको ये मीटू आता है, नजर आता है। और गुजरात में महिलाओं का जासूसी कर रहे थे, उस वक्त नजर नहीं आ रहा था। बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हुए लोग हैं। इसलिए घटिया किस्म की राजनीति और घटिया किस्म की प्रचार मत कीजिए, क्योंकि पंजाब में इनकी कोई औकात नहीं है, कहीं नामो निशान नहीं है। और इनके आरएसएस की नीति एंटी दलित है, एंटी ओबीसी है, एंटी माइनॉरिटी है। इसलिए तो ये बात करेंगे ही अपने आका नागपुर को खुश करने के लिए। और डिबेट में इस तरह से चीखेंगे, चिल्लाएंगे ताकि डिबेट नहीं हो ठीक से, उसके तरीके से नहीं हो सके। ये बोलते हैं तो सवाल भी सुन रहा है, लेकिन इनकी देखिए सभ्यता क्या है। ये जब दूसरे का टाइम आता है तो सबके टाइम में बोलने लगते हैं, ये बहुत काबिल है। इसलिए कि ये छिपाना चाहते हैं। गुजरात में जो महिलाओं के साथ हुआ, इनके और ने तो लेकिन इस तरीके के एलिगेशन, अगर देखिए इस तरीके के एलिगेशन किसी पर भी लगते हैं, किसी भी ऐसे संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति होता है, अगर उस पर इस तरीके के एलिगेशन लगते हैं तो सवाल उठने लगते हैं। सवाल उठने लगते हैं। शकील जी, बात में कह रहा हूँ कि वो चन्नी साहब चीफ मिनिस्टर थे ऑलरेडी। आप अगर सीरियस थे तो पहले भी कहते, नहीं कहते। जब अपलिफ्टमेंट हो गया, चीफ मिनिस्टर बन गए, तब आप चीख रहे हैं। आप दलितों के विरोधी, आपका चेहरा क्लियर है और दिखाई पड़ गया। और कोई आरोप है या मैं जवाब दूं? चले रमन जी बोलिए। सबसे पहले तो शकील साहब को पढ़ के आना चाहिए
क्योंकि इनके सारे के सारे जो प्रवक्ता हैं मोस्टली राहुल गांधी से इतने प्रभावित हो गए हैं कि सामान्य ज्ञान की अभाव नहीं, शून्य में चला गया हुआ है। देश के राष्ट्रपति कुछ समुदाय चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाइए ना। अरे राष्ट्रपति बड़े पढ़े लिखे लोग हैं तो डिग्री बताइए। राष्ट्रपति दलित हो, आप ऐसे ही जलूल बात मत कीजिए, लगाएंगे आप वही जलूल बात मत कीजिए। कितने पढ़े लिखे हैं आप, आपके बारे में जानकारी है। आपके शीर्ष नेताओं की डिग्री ये है कि पीजी कर लेते हैं और ग्रेजुएशन बाद में करते हैं। आपस में अगर आप आपस में इस तरीके से चर्चा करेंगे तो इस चर्चा का कोई भी सार्थक महत्व नहीं रह जाएगा। इस तरह की बात मत कीजिए, फिक्र मत करिए, आपको अभी बहुत मौके मिलेंगे बिलखने को। आप सिर्फ ये बताइए कि देश के राष्ट्रपति भी दलित, तो आपने अगर एक कन्वर्टेड, अगर या तो वो स्पष्टीकरण दे उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं करा, अगर धर्म परिवर्तन और उससे ज्यादा घटिया बात आप शुरू हो गए, आप धर्म की राजनीति शुरू हो गई। अगर उन्होंने किया था, देखिए इस तरीके के आरोप लगा देने से क्या होगा रमन जी? रमन जी, इस तरीके के आरोपों को लगा देने से क्या होगा? अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी डाउट है, आप जांच के लिए कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरीके के एलिगेशन किसी पर भी लगे हैं, किसी पॉलिटिकल छवि पे लगे हैं, तो आप उसकी जांच की बात कर सकते हैं। ठीक है, राहुल लाल जी के पास मैं यहाँ पर जाना चाहूंगी। देखिए ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी, आप दोनों आपस में बहस करते रहेंगे, ऐसे चर्चा का कोई सार्थक वैल्यू नहीं निकल कर आ पाएगा। देखिए कार्यक्रम में हम इसीलिए आपको जोड़ते हैं कि करके आपकी बात स्पष्ट तरीके से समझी जाए, उसका कुछ निचोड़ निष्कर्ष निकल पाए। सर, जनता को भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए इस मंच के माध्यम से, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने सीएमओ हम लोग इस तरह नहीं करते, लेकिन ये हमेशा बोलेंगे तो ऐसे नहीं है कि गलत सलत बोल के निकल जाएगा। ठीक है, आप दोनों मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है, औरों को भी मौका दीजिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, जो बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है राहुल लाल जी, चर्चा को किसी और तरफ लेकर जाया जा रहा है, बात अब एलिगेशंस पर आ गई। सीधे से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बाकी के राज्यों में क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि चुनाव नजदीक है अभी अन्य राज्यों में भी। देखिए इसका प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर देख रहे थे कि जो पंजाब में जिस तरह से निर्णय लिया गया, तो ऐसे स्थिति में राजस्थान में सचिन पायलट सेवा जो शांत अवस्था में था, सुसुप्त अवस्था में था, वहां उनमें गति आई है। लेकिन दोनों जगहों की परिस्थितियों में काफी जमीन आसमान का अंतर है। जो राजस्थान है वहां पे कहीं न कहीं एक तरह से जो विधायकों का पूरा समर्थन है वो अभी भी अशोक गहलोत साहब अपने साथ जोड़ के रखे हुए हैं। जब पिछले साल हम लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा जो है कि रफ्ता कस्ती चलता हुआ रहा वहां पे सरकार बनाने गिराने को लेके, और उसमें कहीं न कहीं वो सफल हुई है। तो लेकिन फिर भी इन सब चीजों के बावजूद भी वहां पे जो आश्वासन दिया गया था सचिन पायलट के समर्थकों को कि उनको क्या उन लोगों को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो एडजस्ट होने की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। तो एक स्थिति वहां पे भी हो रही है कि जब पंजाब के मामले पे आला कमान तेजी से त्वरित तौर पर निर्णय ले रहा है, तो क्या उस तरह के निर्णय वहां पे लिया जाएगा? तो ये हलचल हम लोगों को वहां पे नजर आ रही है। और दूसरा अगर हम लोग देखें हलचल को, तो हलचल ये देखिए छत्तीसगढ़ में आप सुबह ही देखिए कि आप सोमवार को अचानक से जो है कि वहां से जो टीएस सिंह है वो फिर से दिल्ली पहुंच जाते हैं, जबकि अभी कुछ समय पहले ही इन दोनों पक्षों के बीच में सुलह करा दिया गया था। ये कहा गया था कि पर्सनल मीटिंग बताते हैं वो उसको। हाँ, भूपेश बघेल के द्वारा ये भी चीज कहा गया था कि कहीं न कहीं उनको वहां पे उनको वापस कर दिया जाएगा। यानी भूपेश बघेल ने कहा था कि भाई राहुल गांधी आएंगे, वो यात्रा करेंगे और देखेंगे सारी चीजें। बिल्कुल, ये तो पहले ही डिसाइड हो गया था ना, ये पहले ही जो है डिसाइड कर ली गई थी चीज कि किसका कार्यकाल कितना रहेगा, वो समय अवधि दोनों के बीच में डिवाइड कर दी गई थी। बावजूद इसके नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सियासी घमासान लगातार वहां पर दिख रहा है। बात अन्य राज्यों की भी हम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। चर्चा को आगे बढ़ाते खास मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, आप बात कर रहे थे कि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ऐसी हैं कि इस तरीके के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ब्रजेश मोहन श्रीवास्तव जी, सीधा सा सवाल आपसे यही है, क्या आपको लग रहा है कि जो उथल पुथल इस वक्त मची हुई है, अगर एक स्टेट में ऐसा होता है तो दूसरी पार्टी भी वैसा करने की कोशिश करती है, दूसरी पार्टी भी वो कदम उठाने से अब गुरेज नहीं करती। ये नई सियासत, नई राजनीति जनता को क्या समझ आ पाएगी? जनता के बीच में क्या ये नई जो प्रचलन चल रहा है वो जनता समझ पाएगी, भांप पाएगी क्या?
विजय जी, इसमें नया कुछ भी नहीं है। ये सत्ता का संघर्ष राजनीतिक दलों में हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। इसमें मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। आपने अभी बहन आदरणीय मायावती जी को आपने कोट किया। मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस की नीयत पे शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जिसने आज से 55 साल पहले सबसे पहले आंध्र प्रदेश में एक दलित व्यक्ति को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, और उसके बाद कांग्रेस ने राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में और अब जाकर पंजाब में, इस प्रकार से उन्होंने अभी तक 5 मुख्यमंत्री दलित दिए हैं इस देश में। और जहां तक बात आदरणीय मायावती जी की मैं कहूँ तो कांग्रेस ने उनके साथ समझौता किया था, क्योंकि कांग्रेस उस समय ईमानदारी से चाहती थी कि वो नहीं, लेकिन अब पंजाब में तो वो कैसे, पंजाब में तो उनकी सियासत कम हो गई ना, इसी वोट बैंक के लिए तो वो वहां पर जा रही थी। अब वो अपनी राजनीतिक पहुंच कैसे पहुंचाएंगी? हाँ पूजा जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि मायावती जी ने जो ये कहा कि ये कांग्रेस का राजनीतिक बयान है, मैं उनकी इस बात से असहमत हूँ, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री बना चुकी है दलित समाज से, और मायावती जी को भी बनाना चाहते थे। 300 सीटें वहां पे उत्तर प्रदेश में 300 सीटें मायावती जी को दी थी कांग्रेस से अलायंस करके। ये बात अलग है कि उस समय उन्होंने कांग्रेस के साथ में जाकर भारतीय जनता पार्टी की जाके सरकार बना ली। एक बात, दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि ये बात सच है कि राज्यों में उथल पुथल है। देखिए कि खाली राजस्थान में कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में आप कांग्रेस की सरकारों की तरफ मत देखिए, इसके अलावा भी देखिए भारतीय जनता पार्टी शासित त्रिपुरा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में भी उथल पुथल मची हुई है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन राज्यों में भी इस प्रकार की कोई परिवर्तन की बात चले। देखिए, और जहां तक एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पास एक अवसर है एक दलित मुख्यमंत्री बनाने का। हिमाचल प्रदेश में लगभग 36% दलित मतदाता है। अगर वो सचमुच दलितों के प्रति एक सद्भाव रखते हैं और दलितों को यदि वो चाहते हैं कि देश की राजनीति की मुख्य धारा में उनको लाना चाहते हैं, तो आज उनके पास मौका है, वहां पर उनका बहुमत है, इसीलिए दलित व्यक्ति को वहां पे वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो ये संदेश आज भारतीय जनता पार्टी के सामने भी कांग्रेस ने बड़ी लकीर खींच दी है। अब इससे बड़ी लकीर अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं खींच पाएगी तो निश्चित रूप से उसका फायदा उनको जो प्रदेश में मिलना चाहिए, जो देश में मिलना चाहिए, उसका वो हकदार बनेंगे और उनको उसका अवसर मिलेगा। ठीक है शकील अंसारी जी, बात छत्तीसगढ़ की करें तो वहां पर कैसे आप संभाल पाएंगे, क्योंकि 2 हाथों में जो लड्डू दे नहीं सकते आप। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, दूसरी तरफ आपकी कला, आपको पता है कैसे वहां पर संभालेंगे चीजों को। बड़ी मुश्किल वहां पर आन खड़ी हुई है। आज सोमवार से ही वहां तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। पता नहीं पत्रकारों को कहां से जानकारी मिलती है। एक तो आप पर हम ये कहेंगे, आप बड़ी जर्नलिस्ट हैं, आपको कुछ टिप्पणी करना चाहिए तो बड़ी सोच करके करना चाहिए। देखिए, वहां आपने कह दिया कि 2.5 साल का कोई फार्मूला था। कहाँ फार्मूला था? किसने तय किया था? कहाँ है? कोई आदमी कह रहा है, ये न है। ये कोई पार्टी के अंदर कोई फार्मूला नहीं था। और सवाल पैदा होता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में और डेमोक्रेसी में हर आदमी आगे बढ़ने की और जनता की सेवा करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन उसमें कोई ऐसा मतलब नहीं है कि अब देखिए ना, बीजेपी के लोगों ने 4 चीफ मिनिस्टर बदल दिया, और अभी हमारे भाई ने बताया 3 जगह और हलचल चल रही है। तो डिबेट उस पर नहीं है। डिबेट तो रही है कि पंजाब में जब 9.5 साल रख के एक चीफ मिनिस्टर को अगर बदला, जबकि उत्तराखंड में 3 चीफ मिनिस्टर 5 साल के अंदर बदल दिए गए, तब आपका डिबेट नहीं है। इसलिए सवाल पैदा ये होता है कि ना राजस्थान में कोई प्रॉब्लम है, ना उत्तराखंड में प्रॉब्लम है, और अगर बीजेपी इसको क्रिएट करना चाहती है पत्रकारों के माध्यम से, नहीं, मुखर होके फर्क नहीं पड़ता। सर, मुखर होके पत्रकारों ने नहीं कहा ये सब। मुखर होके सचिन पायलट जी ही आए थे। कोई डिबेट नहीं है। मुखर होके सचिन पायलट जी आए थे। जब ये चीफ मिनिस्टर बदल रहे थे तो डिबेट चला था कि जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला गया तब भी सवाल पूछे गए थे कि क्या वजह है। 9 साल के बाद तो आपने डिबेट शुरू कर दिया, तो ये डिबेट कहां से आया? और सवाल है, इनके कौन सी स्टेट में नहीं प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इनके यहां भी है, सब जगह है। ये भी लगातार चेंज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में ये सब बातें चलती हैं।
लेकिन सवाल पैदा होता है, एक चीफ मिनिस्टर 9.5 साल का पीरियड पूरा, जिसने उसको वादा किया पूरे वक्त उसने गुजारा है। अब हम नया चेहरा दे रहे हैं कि भविष्य के लिए हम चेहरा दे रहे हैं, जनता की सहायता करने के लिए, जनता के कार्यों के लिए, किसानों के साथ जो इन्होंने जुल्म किया है उनका मुकाबला करने के लिए, दलितों के खिलाफ इनका वातावरण रहता है। देखिए अभी किस तरह से प्रचार कर रहे हैं दलित के खिलाफ, एक दलित चीफ मिनिस्टर, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कभी मीटू कहते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं। तो ये इनका चेहरा है और ये चेहरा साफ हो रहा है, इसलिए ये घबरा गए हैं और इनको घबराना वाजिब है, इसलिए कि ये समाप्ति की ओर जा रहे हैं। ठीक है रमन मलिक जी। देखिए, सबसे पहले तो शकील साहब अब जरा शांति से सुनिएगा, आपकी आदत नहीं है शांति से सुनने की, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। कैप्टन साहब 9.5 साल 2 टर्म में रहे। जब 2006 में सरकार थी तब, जब उन्होंने पंजाब मंडी एक्ट बनाया, उसके बाद 2017 के उपरांत, तो 9.5 साल इकट्ठे नहीं रहे, ये ध्यान रखिए। दूसरी टर्म में 4.5 साल है। दूसरी चीज, जो अभी कांग्रेस के और एनसीपी के प्रवक्ता जो हैं वो ये बोल रहे थे कि जी आप इसको नहीं बनाते, आप उसको नहीं बनाते। अरे आप पवार साहब को हटाइए, आप गांधी साहब को हटाइए, किसी और को बना के दिखा दीजिए पार्टी का प्रेसिडेंट। अब तीसरी बात आते हैं। तीसरी बात ये है कि सर्वोच्च पद, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इस देश के अंदर भारत के महामहिम राष्ट्रपति थे, क्या वो पोस्ट दलित के पास नहीं है? तो ये जो आज ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, इनको उस चीज को भी याद रखना चाहिए। तीसरी बात, मैंने आपके राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने भी पहले बनाया है। अरे चुप करके सुनो, फिर बात करना, जवाब देना। पॉइंट अब मेरा ये है, मैंने एक सवाल सिर्फ ये पूछा, उससे जितनी आग लगी हुई है दोनों एनसीपी और कांग्रेस वालों को, मेरा सवाल इतना है कि जी आप सिर्फ ये बताएं कि क्या उन्होंने ऐसा करा है या नहीं। और मैंने सीएमओ से भी पूछा है, तो इसका तो एक ही जवाब हो सकता है। आप बताइए ना, गुजरात में महिला की जासूसी की गई थी कि नहीं की गई थी? रिकॉर्ड पर है, आप बता दीजिए, आप ही क्लियर कर दीजिए, तो वो भी क्लियर कर देंगे। बताइए ना, क्या बताओ गुजरात में? बताइए, गुजरात में एक महिला की जासूसी की गई थी कि नहीं, और वो महिला किसकी मित्र थी, और वो व्यक्ति आज कहाँ है? बताइएगा, नहीं बता पाइए। ये जो जांच की बात है, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं, दूसरे पर एलिगेशन लगाने की। पढ़ा लिखा आप कीजिए। खास पेशकश में जहां पर बात कर रहे हैं पंजाब में हुए सियासी उथल पुथल की और बाकी राज्यों पर उसका क्या आगामी दिनों में प्रभाव पड़ने वाला है। खास मेहमान मेरे साथ लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में जिस तरीके से अब माहौल चल रहा है उससे क्या जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। राहुल लाल जी, फाइनल कमेंट्स आपसे मैं समझना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं चुनावों पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, जनता इसे, हमें नहीं लग रहा है कि इसे बहुत अच्छे मूड के रूप में लेगी। दोनों पार्टियां जो लास्ट समय में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को खत्म करने के लिए जो ये कदम उठाए जाते हैं कि हम मुख्यमंत्री बदल दो और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं फर्स्ट पक्ष में भी यही चीज कह रहा था कि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, पंजाब में आपके 32% दलित हैं, जबकि उनके पास जमीन केवल 3% है। तो ये तो फिर पंजाब के जितने भी सत्तारूढ़ दल जो लोग भी अब तक रहे सत्ता में, तो उनसे सवाल ये पूछा जाएगा कि अब तक दलित कितने मजबूत हुए। तो अब तक तो कोई भी पार्टी दलितों को जो समुचित जो उनको मजबूती मिलनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के दलित सबसे ज्यादा कमजोर हम लोग मानेंगे। और दूसरी चीज की देखिए, इस स्तर पर हम लोग ये नहीं कर सकते कि कोई एक धार्मिक परिस्थिति किसी के घर में दिख रहा है तो क्या उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। अभी पीयूष गोयल जी को ही हम लोग देख रहे थे, वो कह रहे थे कि हम पूजा करते हैं, उस दरमियान में हम कलमा भी पढ़ते हैं। तो भारत में सर्वधर्म संभाव की भी संस्कृति रही है यहाँ, इसको उस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये हम लोग जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अब बहुत तेजी से, कांग्रेस आला कमान बड़े स्तर पे निर्णय ले रही है। जो पहले आलोचना कांग्रेस की ये आलोचना होती थी कि वो निर्णय नहीं लेती है, जिसकी समस्याएं जटिल हो जाती थी, तो उस फेज से कांग्रेस भी बाहर जाते हुए दिखती है। ठीक है, ठीक है। ब्रजेश मोहन जी, फाइनल कमेंट्स। कर्नाटक में जनतंत्र के मंदिर में पॉर्न फिल्म देखने वाले विधायक आज इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और किस मुंह से ये सवाल उठा रहे हैं, शर्म नहीं है? अभी सवाल मैंने ब्रजमोहन जी से पूछा है। जी ब्रजमोहन जी, आप बताइए। पूजा जी, रमन भाई ने अभी आदरणीय पवार साहब का नाम लिया, तो मैं ये बता दूं कि आदरणीय पवार साहब हमारी पार्टी के निर्वाचित अध्यक्ष हैं, और हम लोग
हमारी पार्टी का जो एक चेहरा है, हमारी पार्टी को खड़ा हुआ था चुनाव में। देश के अंदर जो एक स्थिति है वो आदरणीय पवार साहब के कारण है। पवार साहब और गांधी परिवार एक जैसे हैं, फिक्र मत करें, दोनों एक जैसे हैं। ये एक व्यक्ति एक परिवार की पार्टियां हैं, कांग्रेस तो एनसीपी भी। अब आप दोनों ये बता दें कि कौन गांधी परिवार या कौन पवार साहब के सामने चुनाव में खड़ा हुआ, आप ये तो बताएं। अगर रमन भाई, अगर आप परिवार की बात करेंगे तो आपके यहाँ पर ऐसे करीब 40 वर्तमान विधायक, नड्डा के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? अलग अलग जरा राज्यों बताइए, जरा बताइए अमित शाह के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था? जरा बताइए। अरे आपको कुछ अपना पढ़ा लिखा तो है नहीं, चले आ रहे हैं अपने सर को दापिए ना। किसके खिलाफ खड़ा हुआ था? कौन खड़ा हुआ था? जरा बता दीजिए तो। अरे वही शर्म आती नहीं है, बोलते चले जाते हैं, जो दिल में आया बोल दिया। देखिए फाइनल कमेंट ले रहे मुझे। अरे ये तो नागपुर के डायरेक्शन पर अध्यक्ष बनते हैं और पवार साहब तो अपनी लीडरशिप के बेस पर है अध्यक्ष। नागपुर के डायरेक्शन पर बनते हैं और भाषण दे रहे हैं। रमन जी, फाइनल कमेंट्स आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, पंजाब में जो कुछ भी कदम उठाया गया है, क्या लग रहा है आपको अब बीजेपी को भी नए सिरे से फिर से सोचना होगा? बीजेपी क्या करना है ये आपको बड़ी जल्दी आपको सामने आ जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पंजाब इनकी घबराहट ही सबूत है कि बीजेपी की हालत क्या है। पंजाब के अंदर ये जरूरी है कि आज के समय पे जनता के सामने स्पष्ट रूप से चीजें रखी जाए। तीसरी चीज ये भी जरूरी है कि जिस प्रकार जी ने ये बोला, देखिए चुनाव तो सिद्धू जी के अध्यक्षता में लड़ा जाएगा, तो फिर ये नाइट वॉचमैन बिठाया है क्या? अगर आपने नाइट वॉचमैन ही बिठाना था तो ये टोकनिज्म क्यों स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बोलते कि अरे आपके प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में योगी को कहाँ हटा पाए? पूरा देश में चर्चा हो रहा था और एक आईएएस को मंत्री बनाना चाहते थे तो शकील अंसारी जी और आप बोल रहे हैं ऐसी बात। ठीक है, पंजाब में आपने कदम उठाया, ठीक है, आपने पंजाब में कदम उठा लिया है। अब आगामी चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको? इसी के मद्देनजर आप आगे चलेंगे, इसी चेहरे को आगे प्रमोट प्रोजेक्ट करेंगे आप, या फिर एक सामने चेहरा अलग है, काम करने वाले कुछ और चेहरे हैं? वो काम करेगा, काम के बुनियाद पर आगे बढ़ेगा। पानी पियो बेटा। पंजा जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। जी सर। रमन भाई पंजाब को लेकर बहुत उज्ज्वलित हो रहे हैं, इनको उज्ज्वलित होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कुल 5% वोट मिले हैं। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी वहाँ दौड़ में ही नहीं है राजनीति की, तो इनका पंजाब के मामले में कोई प्रतिक्रिया करना या पंजाब के बारे में बोलना पूरी तौर से बेमानी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अरे ये कहने में उत्तर प्रदेश में दलित चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये बोले ना घोषणा कर दें। बहरहाल समय का अभाव है, मेरे पास समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों को यही मुझे शुक्रिया करना पड़ेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। आप हमारे साथ चर्चा में बने। तो दलितों को लेकर, चुनावी वोट बैंक को लेकर सियासत बहुत हुई है, लेकिन काम दलितों के लिए जमीनी स्तर पर कितना हुआ है ये आप और हम बखूबी जानते हैं। आगामी चुनावों में दलितों को फिर से भुनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये कोशिशें कारगर कितनी साबित हो पाएंगी और काम कितना होगा ये देखना होगा। बहरहाल खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।